So dear students, we are going to revise the Sales of Goods Act and today is the second session of this. So आज हम लोग कंडीशन एंड वारंटी से रिवीजन अपने स्टार्ट करेंगे और कंडीशन एंड वारंटी एग्जाम्स में लिखने के लिए बिल्कुल आता है आपके एग्जाम्स में। कंडीशन एंड वारंटी के बीच का डिफरेंस लिखने आपके एग्जाम्स में आता है। देखिए कंडीशन एंड वारंटी, पहले दोनों का आप डेफिनेशंस भी यहां पर हो जाएगा अगर आपको डेफिनेशन भी आता है तो। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन एक शर्त होता है, स्टिपुलेशन शर्त होता है, इसेंशियल्स फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए क्या होता है? कंडीशन एक शर्त होता है, एक स्टिपुलेशन होता है विच इज द इसेंशियल्स फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए क्या है? जरूरी होता है। और अगर उस स्टिपुलेशन का ब्रीच किया जाता है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेज, द ब्रीच ऑफ विच, अगर उस कंडीशन का ब्रीच किया जाता है तो यह क्या देता है? राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार देता है और डैमेजेस क्लेम करने का भी राइट हमें प्रोवाइड करता है। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन एक स्टिपुलेशन होता है विच इज द इसेंशियल्स फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द रिपुडिएशन ऑफ विच, अगर उसका रिपुडिएशन होगा, गिव्स राइट टू रिपुडिएशन ऑफ विच गिव्स राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो गिव्स राइट टू क्लेम द डैमेजेज। वारंटी क्या होता है? ये मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता। वारंटी भी एक स्टिपुलेशन होता है, बट वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से क्या होता है? रिलेटेड होता है, कोलैटरल होता है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड। वारंटी अगर ब्रीच होगा तो आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। ओनली एंड ओनली पार्टी कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस, पार्टी सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। द एग्रीव्ड पार्टी मतलब पीड़ित पार्टी होता है। एग्रीव्ड पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस। यहां पे कंडीशन के केस में एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकता है? कंडीशन के केस में एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिपुडिएट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन वारंटी के केस में एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस एंड ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। A breach of condition may be the breach of warranty होता है। A breach of condition may be treated as the breach of warranty। कंडीशन का ब्रीच होना वारंटी का ब्रीच होना ट्रीट किया जाता है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जाता है। ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इस डिफरेंस को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से आपको इस डिफरेंस को याद रखना है। एग्जाम्स में ये डिफरेंस आपके जरूर से आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम लोगों का सेक्शन 18 to 24 हम लोग पढ़ेंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 18 से सेक्शन 24 तक हम लोग स्टडी करेंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस पासिंग ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और एज वेल एज पासिंग ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कि रिस्क भी पास हो रहा है, ओनरशिप भी पास हो रहा है। रिस्क भी पास हो रहा है, गुड्स का रिस्क भी सेलर से बायर के पास चला जा रहा है, और एज वेल एज ओनरशिप भी पास हो रहा है। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर, द रिस्क लाइज विद द बायर एंड नॉट विद द सेलर, सेलर से लाई नहीं करता है। डिलीवरेबल स्टेट, इन सच कंडीशंस द बायर वुड बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी। डिलीवरेबल स्टेट, अगर डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स है तो कंडीशंस क्या है यहां पर? बायर वुड बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, देखो बच्चों, ओन स्पेसिफिक गुड्स का कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होता है, स्पेसिफिक गुड्स का कैसे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है। स्पेसिफिक गुड्स के केस में या सर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहां पर ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर होता है। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल in the following cases. Ownership is transferred at the time of the contract of sale in case of the following cases. Contract is for specific goods plus goods are in deliverable state. कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए होगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए होगा और गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में होगा, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए होगा और गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में होगा, देन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तब ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। एंड
अगर वेटिंग और मेजरमेंट हैज बीन डन, वेट और मेजरमेंट गुड्स का किया जा चुका है, प्राइस डिटरमाइन हो चुका है, देन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स का वेट और मेजरमेंट हो चुका है, गुड्स का वेट और मेजरमेंट हो चुका है, प्राइस भी डिटरमाइन हो चुका है, देन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर नॉन डिलीवरेबल स्टेट में होगा तब कब ओनरशिप को ट्रांसफर समझा जाता है? आफ्टर पुटिंग गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट प्लस इन्फॉर्म टू द बायर्स। बायर को इन्फॉर्म किया जाएगा और गुड्स को जब डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा तब जाकर के गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस नॉट डिटरमाइन, डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स है लेकिन प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ है, तब आफ्टर द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस, जब गुड्स का प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा तब उसको क्या समझा जाएगा? ओनरशिप का ट्रांसफर समझा जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओनरशिप को ट्रांसफर होना कब समझा जाएगा? ओनरशिप का ट्रांसफर होना एक स्पेसिफिक गुड्स है और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर समझा जाएगा। गुड्स का वेट और मेजरमेंट हो चुका है, प्राइस भी डिटरमाइन हो चुका है, तब गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझा जाएगा। गुड्स अगर नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है तब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में पुट करने के बाद और बायर को इन्फॉर्म करने के बाद गुड्स को क्या समझा जाएगा? गुड्स को ओनरशिप का ट्रांसफर समझा जाएगा। और जब गुड्स यहां पर प्राइस नॉट डिटरमाइंड है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लेकिन प्राइस अगर डिटरमाइन नहीं हुआ तो प्राइस के डिटरमिनेशन के बाद गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होना कंसिडर किया जाएगा। इन केस इफ प्राइस वाज नॉट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, in case if price was not determined at the time of the formation of contract, in case if price was not determined, price determined नहीं था at the time of formation of contract, in case if price was not determined at the time of the formation of contract, it is determined later by the weight or measurement। अगर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के समय अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के समय अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं है तो प्राइस कब डिटरमाइन होगा? जब उस गुड्स का वेट मेजरमेंट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिटरमाइन होगा, तब ओनरशिप का ट्रांसफर होना समझा जाता है। अनसर्टेन गुड्स में क्या होगा? कैसे होगा? अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे होगा? ओनली आफ्टर असर्टेनमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स होगा। असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है? असर्टेनमेंट और अप्रोप्रिएशन के बाद ही ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिंग असाइड फ्रॉम द ह्यूज मास डन बाय सेलर। असर्टेनमेंट, गुड्स को आइडेंटिफाई करना और इस मासेस ऑफ गुड्स में से एक गुड्स को अलग करना जो हमें खरीदना है, जो सेलर को बेचना है, तो उसको असर्टेन्ड गुड्स बोला जाता है। ये मासेस डन बाय द सेलर ये किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिंग असाइड फ्रॉम द ह्यूज मास डन बाय द सेलर, तब इसको असर्टेन्ड गुड्स बोला जाता है। एंड असर्टेन्ड होने के बाद, अनसर्टेन गुड्स असर्टेन्ड होने के बाद, अप्रोप्रिएशन होने के बाद उसका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंसीडर किया जाएगा। अप्रोप्रिएशन क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स का सिलेक्शन हो रहा है विथ इस इंटेंशन से हो रहा है कि गुड्स को क्या किया जाएगा? यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में उसको क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। और इट इज द बायलैटरल एक्ट ऑफ द बायर एंड द सेलर। दोनों लोगों के लिए ये बायलैटरल एक्ट होता है, बायलैटरल परफॉर्मेंस होता है। अप्रोप्रिएशंस के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है? व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ द अनअसर्टेन गुड्स? अप्रोप्रिएशन ऑफ द अनअसर्टेन गुड्स, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स अप्रोप्रिएशंस के? गुड्स शुड कंफर्म टू डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्वालिटी स्टेटेड होना चाहिए। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को अनकंडीशनली शामिल किया जाना चाहिए, आइदर बाय डिलीवरी टू बायर और हिज एजेंट और द करियर को। अप्रोप्रिएशन मेड बाय सेलर विथ कंसेंट ऑफ द बायर होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन जो किया गया है वह सेलर बायर के कंसेंट से किया और बाय द बायर विथ कंसेंट ऑफ द सेलर, या बायर सेलर के कंसेंट से किया है। एंड एसेंट मस्ट बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। एसेंट जो दिया गया वह बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन दिया होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स करने हैं इसको इसेंशियल्स में। इन केस ऑफ द सेल ऑन अप्रूवल, इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, in case of sale on approval or return basis, in case of the sale on approval or return basis, इसके लिए ध्यान से सुनना इस बात को। आप लोग कंफ्यूजन था आप लोगों को। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग केसेस: एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर, एक्सेप्टेंस बाय बायर may be expressed or implied। in case of the sales on approval,
हम लोगों का मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगेन मेन पॉइंट पे मैं आपको लेके जाता हूं, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब पासिंग ऑफ ओनरशिप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पासिंग ऑफ ओनरशिप पढ़ रहे हैं, पासिंग ऑफ ओनरशिप पढ़ रहे हैं। और पासिंग ऑफ ओनरशिप मतलब पासिंग ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज द रिस्क पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो पासिंग ऑफ ओनरशिप ऐसे गुड्स के केस में, पासिंग ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ द सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। बायर एक्सेप्टेंस अपना इंप्लाइडली भी दे सकता है और एक्सप्रेस भी दे सकता है। व्हेन बायर अडॉप्ट एनी ट्रांजैक्शंस व्हिच शोज दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। ओनरशिप का ट्रांसफर इन केस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में कब होता है, इन केस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप का ट्रांसफर तब होता है जब अपने ट्रांजैक्शन से बायर ये चीज शो करता है, ये चीज दिखाता है कि वह गुड्स को एक्सेप्ट कर चुका है, और वेयर बायर फेल्स टू रिटर्न गुड्स विद इन द फिक्स्ड और रीजनेबल टाइम। ये अपने गुड्स के यूज करके वो इस तरह से अपने आप को शो कर रहा है कि वह गुड्स को इंप्लाइडली एक्सेप्ट कर चुका है, या फिर बायर क्या करता है, जिस रीजनेबल टाइम पे, जिस फिक्स्ड टाइम पे उसे गुड्स रिटर्न कर देना था, अप्रूवल अगर नहीं किया तो रिटर्न कर देना था, उसने गुड्स को रिटर्न नहीं किया और अभी भी ही इज कीपिंग द गुड्स एंड और यूजिंग द गुड्स, देन इन दैट सिचुएशन ये कंसीडर किया जाता है कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर if the goods are sold on the sale on approval basis. Okay, next हम लोगों का है passing of risk। अभी हम लोग पढ़ रहे थे passing of ownership, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं passing of risk। अभी हम लोग इस पॉइंट में क्या स्टडी कर रहे थे, passing of ownership स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 26 में we are going to study the passing of risk। we are going to study the passing of risk। जनरल रूल क्या होता है रिस्क पास होने का, जनरल रूल रिस्क पास होने का क्या होता है, रिस्क passes with the ownership। ओनरशिप के साथ ही रिस्क भी क्या करता है, पास कर जाता है, सेलर से बायर के पास चला जाता है। लॉस शुड बी बोर्न बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज इमटेरियल फॉर पासिंग ऑफ द रिस्क। गुड्स का एक्चुअल डिलीवरी हो या नहीं हो ये बात इमटेरियल है, मतलब ये कोई मतलब ही नहीं रखता इस बात का। ये क्या बोलता है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इमटेरियल फॉर द पासिंग ऑफ द रिस्क। दिस रिवील्स दैट गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ सेलर। गुड्स किसके रिस्क पे होता है, रिस्क ऑफ सेलर। इफ ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर। अगर ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉपर्टी एंड द रिस्क बोथ पासेस फ्रॉम सेलर टू द बायर। अगर ओनरशिप सेलर से बायर के पास नहीं ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप अगर सेलर से बायर के पास नहीं ट्रांसफर हुआ है, तब ये रिस्क किसका होता है, सेलर का रिस्क होता है। गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द सेलर। गुड्स किसके रिस्क पे रहता है, गुड्स सेलर के रिस्क पे रहता है अगर ओनरशिप नहीं पास हुआ है सेलर से बायर तक तो। और गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द बायर, बायर का रिस्क है। अब बायर का रिस्क है इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। अगर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर किया जा चुका है तब अब गुड्स की रिस्क किसकी होगी, बायर्स की होगी। लेकिन यहां पर इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी है, इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है ना, इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी है। बच्चों ध्यान से देखो, एक्सेप्शंस टू दिस रूल्स इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस टू दिस रूल्स, इसको आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। गुड्स सेलर के रिस्क पे रहता है अगर गुड्स को, सेलर के रिस्क पे रहता है अगर गुड्स को ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है तो, और गुड्स बायर के रिस्क पे रहता है अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है तब। लेकिन इसका एक्सेप्शंस जो है, आइए, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज अपने बीच एग्रीमेंट करके रिस्क और ओनरशिप को सेपरेट कर सकते हैं। सर इसका एक एग्जांपल बताइए, रिस्क और ओनरशिप को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन बायर सेलर के साथ एग्रीमेंट करता है कि ये गुड्स आपके पास ही रहेगा, आपके रिस्क पे रहेगा, अगर कोई नुकसान होता है तो आप इसको भरोगे। एग्रीमेंट पहले कर लो ऐसा। फिर ऐसे सिचुएशन में अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो रिस्क, ओनरशिप बायर के पास जाने के बाद भी रिस्क किसका होगा, रिस्क किसका होगा, सेलर का रिस्क होगा। तो एक्सेप्शन है इस रूल्स का, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। रिस्क एंड ओनरशिप को अलग अलग किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। जो पार्टी डिफॉल्ट में होगा उसके रिस्क पे गुड्स रहेगा। इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज डिलेड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द आइदर बायर और सेलर्स, जिसके फॉल्ट के वजह से डिलीवरी में डिले होगा, जिसके फॉल्ट के वजह से डिलीवरी में डिले होगा वो उसके रिस्क पे जाएगा। देन गुड्स शैल बी एट रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट पे रहेगा।
and trade customs, risk and ownership may also be separated by the trade and customs. Trade कौन सा goods है, कौन सा trade से related goods है, customs क्या इस तरह के business transactions में, इस तरह के goods के transactions में, उसके according भी risk क्या होता है, बायर की डिफॉल्ट है कि सेलर की डिफॉल्ट है, ये ट्रेड और कस्टम के अकॉर्डिंग भी डिटरमाइन किया जाता है. स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, एग्रीमेंट एज टू टाइम, सेक्शन नंबर 11. देखिए इसमें क्या है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम में टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस का पेमेंट का टाइम का स्टिपुलेशन, एग्रीमेंट, टाइम प्राइस का पेमेंट का टाइम का एग्रीमेंट. नॉट इसेंशियल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस अदरवाइज एग्रीड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इसेंशियल नहीं है. टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इट इज इसेंशियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. डिलीवरी इसेंशियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, लेकिन प्राइस का पेमेंट का टाइम नॉट इसेंशियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है अनलेस अदरवाइज एग्रीड. मतलब अगर पार्टी पहले से इस मैटर के ऊपर एग्रीड है कि प्राइस इज द मेन इसेंशियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, तब तो भाई प्राइस पे करना पड़ेगा, ऑन टाइम करना पड़ेगा. लेकिन जनरली नॉट इसेंशियल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स होता है प्राइस. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेक्शन 27 से 30 के बीच. ट्रांसफर ऑफ टाइटल, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट. इसका मतलब क्या होता है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. जिस पर्सन के पास जितना टाइटल है वही टाइटल वह किसी और को ट्रांसफर कर सकता है. अपने जितना टाइटल मतलब ओनरशिप जो उसके पास है उससे बेटर टाइटल वह किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. अ पर्सन, एमसीक्यू के लिए भी इसको आपको याद रखना चाहिए. A person may sell goods which he owns or then only buyer will get a valid title. A person may sell goods which he owns. जो पर्सन गुड्स को बेचता है और जिसका ओनरशिप उसके पास होता है और फिर उससे खरीदने वाला पर्सन जो गुड्स को परचेज करता है वही उसका गुड टाइटल पाता है. वह सेलर जिसके पास खुद गुड टाइटल नहीं है, खुद गुड्स का ओनरशिप नहीं है, वह किसी और को वह गुड्स बेच दिया तो जो बायर है उसके पास गुड टाइटल नहीं ट्रांसफर होके जाता है. क्लियर? सो पर्सन मे सेल गुड्स विच ही ओन्स, खुद ओन करता है, एंड देन ओनली बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल. फिर जाकर के उससे गुड्स परचेज करने वाला बायर को वैलिड टाइटल मिलता है. इफ गुड्स आर सोल्ड टू नॉन ओनर, सोल्ड बाय नॉन ओनर, जो ओनर ही नहीं है गुड्स का, जो गुड्स का ओनर ही नहीं है उसने गुड्स को बेच दिया, उसने गुड्स को बेच दिया, देन बायर विल नॉट गेट अ वैलिड टाइटल. तब बायर को वैलिड टाइटल मिलता ही नहीं है. ठीक है? से फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस गुड्स का ओनर नहीं हूं, मैं इस गुड्स का ओनर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ये गुड्स अवेलेबल है, किसी और का है, मैंने सोचा चलो इसको बेच देता हूं, तो जिसको मैं सेल करूंगा उसके पास गुड टाइटल अराइव नहीं होगा, उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा. लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस टू द अबव रूल, मतलब exceptions to the rules, no one can transfer a better title than he himself has. इसका भी exceptions है. Buyer will get the valid title even he is sold by the non owner. अगर नॉन ओनर बेचेगा, ये सारा मैं कौन सा सिचुएशन बता रहा हूं, वैसा सिचुएशन जो एक्सेप्शंस है जहां पर नॉन ओनर भी गुड्स को ट्रांसफर करेगा तो बायर को गुड टाइटल मिलेगा, तब बायर को गुड टाइटल ही मिलेगा. जैसे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, buyer who buy goods in good faith and without knowing the sellers that have no authority to sell. Buyer who buys goods gets a valid title even if mercantile agent is not the owner of the goods. Mercantile agent मेन सेलर का बिहाफ पे गुड्स को बेचता है और फिर भी अगर उस मर्केंटाइल एजेंट से बायर अगर गुड्स परचेज करता है तो उसको गुड टाइटल रिसीव होता है. ज्वाइंट ओनर अगर बेचता है, ज्वाइंट ओनर मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ द गुड्स विथ कंसेंट ऑफ द को ओनर्स. ज्वाइंट ओनर में दो लोग ओनर होते हैं, दो से ज्यादा लोग ओनर होते हैं, तो जो को ओनर्स हैं उनके कंसेंट से अगर एक ज्वाइंट ओनर गुड्स को बेचता है, तीन लोग ज्वाइंट ओनर है एक प्रॉपर्टी में, दो लोग फॉरेन में रहते हैं, एक इंडिया में रहता है, उनसे कंसेंट लेने के बाद एक वाले पर्सन ने जो इंडिया में था उसने उस गुड्स को बेचा, तो जो उससे खरीदेगा उसको बेटर टाइटल ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि ज्वाइंट ओनर में से एक ने बेचा है, गुड्स का पोसेशन जिसके पास था उसने बेचा है, और बाकी जो को ओनर से उनसे कंसेंट लेकर के बेचा है, तो बायर्स को गुड टाइटल ही रिसीव होगा. बायर मस्ट बाय गुड्स इन गुड फेथ एंड also without knowing that seller has no authority to sell, buyer will get a valid title to the goods. ध्यान दो, buyer must buy goods in good faith.
बायर जो है ना गुड फेथ में उसने गुड्स खरीदा है। सेलर जो था, जो बेचने वाला पर्सन है, उसके बारे में पता ही नहीं है कि इसके पास डिफेक्टिव टाइटल है। बायर को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जो सेलर है उसके पास डिफेक्टिव टाइटल है। उसने गुड फेथ में आकर के और विदाउट हैविंग द नॉलेज दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, उसको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि सेलर के पास गुड्स को बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं है, और फिर अगर उसने गुड्स को परचेज कर लिया तो वैसे बायर को गुड टाइटल ही गुड्स का मिलता है, वैसे बायर को गुड्स का गुड टाइटल मिलेगा। सेल ऑफ पर्संस इन पोसेशन ऑफ गुड्स, सेल बाय पर्सन इन पोसेशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा यहां पर। सेल बाय पर्सन इन पोसेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे पर्सन के पास गुड्स का पोसेशन है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके पास गुड्स का पोसेशन है। सेल बाय द पर्सन इन पोसेशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गुड्स का पोसेशन किसी पर्सन के पास है, और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रिसाइडेड, वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी अब तक नहीं हुआ है, एंड बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, और बायर गुड फेथ में आकर के, एंड ही मस्ट नॉट हैव नॉलेज अबाउट सेलर्स डिफेक्टिव टाइटल, और उसको सेलर के पास डिफेक्टिव टाइटल है, ऐसे गुड्स का पोसेशन है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है, गुड्स सेलर के पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था बायर के पास, ऐसे समय में बायर को गुड टाइटल ट्रांसफर होके जाता है। सेल बाय सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स आफ्टर देयर सेल, सेल बाय सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स आफ्टर देयर सेल, इफ सेलर कंटिन्यू टू हैव पोसेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर देयर सेल, कोई ऐसा सेलर है जो अपने गुड्स को बेच चुका है, सेल कर चुका है, लेकिन गुड्स का पोसेशन अभी भी उसी के पास है, गुड्स का पोसेशन हैविंग अभी भी उसके पास है। ही रीसेल्स गुड्स टू अ न्यू पर्सन, से फॉर एग्जांपल मान लो कोई पुअर फार्मर है, उसने अपना लैंड मुझे बेचा फर्स्ट टाइम, मैंने बोला कि ठीक है अभी तो मैं एग्रीकल्चर वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूं, आप ये लैंड अपने पास रखिए, आप ही इसके ऊपर एग्रीकल्चर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे इसका रेंट देते रहिएगा। उसने क्या किया, पहले उसका ओनर था, सबको जानता था कि वह उसका ओनर है, उसने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, थर्ड पर्सन को, सेकंड बायर को बेच दिया। He resells goods to a new person who buys them in a good faith and without notice of the previous sale. उसको प्रीवियस ये प्रॉपर्टी एक बार पहले बिक चुका है, प्रीवियस सेल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, और वह गुड फेथ में आकर के उसने परचेज कर लिया। सेकंड बायर विल गेट द वैलिड टाइटल, देन सेकंड जो बायर होगा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। समझ पा रहे हैं? सेल बाय बायर इन, ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस टू द अवर रूल, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज का आपका एक्सेप्शंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है सेल बाय बायर इन पोसेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर देयर सेल बट बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। सेल बाय सेलर इन पोसेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर देयर सेल बट बिफोर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अपने सेल के बाद, आफ्टर देयर सेल बाय बायर इन पोसेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर देयर सेल बट बिफोर ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। कोई ऐसा बायर है जिसके पास गुड्स का पोसेशन है, उसने उस गुड्स को बेच दिया लेकिन अभी तक उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर होकर नहीं आया था। से फॉर एग्जांपल हायर परचेज में किसी ने गुड्स परचेज किया था, अभी उसके पास ओनरशिप नहीं आया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया था और उसने उस गुड्स को बेच दिया किसी और को। तो जब वह खुद ही ओनर नहीं था तो वह कैसे किसी और पर्सन को गुड्स बेच सकता है? और अगर वह सेल कर रहा है तो ऐसे समय में जो बायर है, जो गुड फेथ में आकर के खरीदेगा, उसके पास गुड टाइटल ट्रांसफर होकर जाएगा। गुड्स आर सोल्ड बाय द बायर, कौन गुड्स बेच रहा है? बायर बेच रहा है। बिफोर गेटिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स, खुद उसके पास ओनरशिप नहीं था, ओनरशिप रिसीव करने से पहले, ओनरशिप पाने से पहले उसने गुड्स को बेच दिया। पोसेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय सच बायर विदाउट कंसेंट ऑफ सेलर। पोसेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय सच बायर विदाउट कंसेंट ऑफ द सेलर। सेलर के बिना कंसेंट से पोसेशन उसको ऑब्टेन्ड हो गया, बट सेलर हैज सम राइट ओवर गुड्स। सेलर के पास अभी भी गुड्स का राइट है। If buyer sells such goods, then second buyer will get a valid title. Then second buyer जो है उसको valid title मिलता है, ये टाइटल होगा of goods if he buys them in a good faith without knowledge of the first seller's right over the goods. First seller का right over the goods का knowledge उसके पास नहीं था तो उसको good title transfer होके जाएगा। Unpaid seller, purchaser of such goods gets a valid title of the goods. अगर कोई unpaid seller है, ध्यान दीजिएगा, अनपेड सेलर, परचेजर ऑफ सच गुड्स गेट्स अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स। अनपेड सेलर है मतलब उसने किसी को गुड्स बेचा,
गुड्स बेचा, अभी भी उसको प्राइस नहीं मिला है मेन सेलर को, और जिसने उससे गुड्स परचेज किया था उसने किसी और को बेच दिया, तो परचेजर जो होगा वैसे गुड्स का गेट अ वैलिड टाइटल ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स, अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट है, फाइंडर ऑफ द गुड्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। इफ गुड्स आर ऑफ पेरिसिंग नेचर, गुड्स अगर पेरिसिंग नेचर का होगा, इफ लॉफुल चार्ज ऑफ फाइंडर आर नॉट पेड बाय द ओनर, अगर गुड्स पेरिसिंग नेचर का होगा, खराब हो जाने वाले नेचर का होगा, तब जो पर्सन के पास मुझे कोई ऐसा गुड्स मिला जो गुड्स 1-2 दिनों में खराब हो जाएगा, तो वैसे गुड्स को अगर मैंने किसी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो जो पर्सन परचेज करेगा उसके पास गुड टाइटल जाएगा। अगर लॉफुल चार्जेज ऑफ फाइंडर आर नॉट पेड बाय द ओनर, 2/3 ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का 2/3 लॉफुल चार्ज होता है। अगर ओनर ने नहीं पे किया फाइंडर ऑफ द गुड्स को और फिर उसने गुड्स को बेच दिया, तो जिसने परचेज किया वैसा गुड्स उस फाइंडर से उसके पास गुड टाइटल ट्रांसफर होकर जाएगा। सेल बाय द स्टॉपल, ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स लीड्स बायर टू बिलीव दैट, ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स लीड्स बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज ऑथोरिटी टू सेल, सेलर हैज ऑथोरिटी टू सेल, सेलर हैज ऑथोरिटी टू सेल, then he is stopped from denying seller's authority to sell. A buyer buy such goods on this behalf, देखिए क्या बोला यहां पर, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से। ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स लीड्स बायर टू बिलीव दैट, ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स जो है बायर को विश्वास दिला देता है, ये बिलीव करा देता है दैट द सेलर हैज ऑथोरिटी टू सेल, सेलर के पास गुड्स को बेचने की ऑथोरिटी, ये पावर है। Then he is stopped from denying sellers authority to sell, तब वो सेलर्स की ऑथोरिटी से डिनाई नहीं कर सकता। If buyer buy goods on such belief, और बायर इसी बिलीफ पे अगर गुड्स परचेज करता है, later on owner cannot say that the seller has no authority, और ओनर बोलता है कि इसके पास तो बेचने का कोई अधिकार नहीं था, the buyer will get a valid title, तब बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा। True owner of the goods leads buyer to believe that, जो गुड्स का ट्रू ओनर है ना, वह बायर्स को, जो गुड्स का ट्रू ओनर है वह बायर को बिलीव होने देता है कि ये जो पर्सन गुड्स बेच रहा है ना, उसके पास इस गुड्स को बेचने का ऑथोरिटी है, जो खुद वह गुड्स का ट्रू ओनर नहीं है। जो ट्रू ओनर नहीं है वह, जो ट्रू ओनर नहीं है वह सेलर है, और जो ट्रू ओनर है वह बायर को बिलीव करा देता है अपने एक्टिविटी से कि जो सेलर है उसके पास गुड्स को बेचने की ऑथोरिटी है, तब और इस बिलीव में आकर के बायर ने गुड्स को खरीद लिया। बाद में इफ बायर बाइज गुड्स ऑन दिस बिहाफ, लेटर ऑन ओनर कैन नॉट से दैट, बाद में ओनर नहीं बोल सकता है कि नहीं आपके इसके पास तो ऑथोरिटी नहीं था गुड्स को बेचने का, आपने खरीदा है तो गुड्स का वैलिड टाइटल आपके पास नहीं गया। बाद में बायर ऐसा डिनाई नहीं है, सेलर ऐसा डिनाई नहीं कर सकता है। द सेलर हैज नो राइट टू सेल और सेल एंड बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल्स, नो ऑथोरिटी टू सेल एंड बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल, ऐसा नहीं बोल सकता। सेल अंडर अदर एक्ट्स, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर्स और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी लिक्विडेट हो चुका है, उसका जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वह कंपनी के एसेट्स को बेच रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ऐसे समय में गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। वह ओनर नहीं है लेकिन फिर भी वह अगर प्रॉपर्टी को बेच रहा है कंपनी का, तो जो पर्सन बायर होगा उसको गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर्स, पॉनी अगर सेल करता है तभी बायर्स को गुड टाइटल ही ट्रांसफर होता है, तभी बायर को गुड टाइटल ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड इट्स मोड, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड इट्स मोड। Voluntary transfer of possession by one person to another person, voluntarily transfer of the possession from one person to another person is known as the delivery। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, when the goods are physically delivered to the buyer, जब गुड्स को फिजिकली बायर तक पहुंचा दिया जाता है तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, when there is no change in the custody as in case of delivery by attornment, कस्टडी में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। पोसेशन रिमेन्स विद द सेम पर्सन, जिसके पास पोसेशन था अभी भी गुड्स का पोसेशन उसी के पास ही है, कोई भी कस्टडी में चेंज नहीं हुआ है, जिसके पास गुड्स था अभी भी उसी के पास रखा हुआ है, सिर्फ गुड्स का क्या हुआ, एक पर्सन से कागज दूसरे पर्सन के पास उसका पेपर्स गुड्स का चला गया, तब इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नाम देते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, गुड्स आर नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड बट द डिलीवरी बाय इंसेप्शन और सिंबल्स, गुड्स एक्चुअली डिलीवर नहीं होता लेकिन कुछ सिंबल से कुछ इंडिकेशन से ये दिखाया जाता है कि
के गुड्स उसको डिलीवर किया गया है। मेड व्हेन गुड्स आर बल्की और इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, जब गुड्स बल्की होता है, इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आईपीएल में किसी क्रिकेटर ने अगर मान लो कार जीता, तो कार उसको कैसे लाके दिया जाता है, पूरा एकदम स्टेडियम के बीच खड़ा करके नहीं, उसका कार का की दिया जाता है एज अ गिफ्ट। तो वो क्या होता है, सिंबलिक डिलीवरी होता है कि की देना मतलब कार देना, ठीक है। डिमांड फॉर डिलीवरी, डिमांड फॉर डिलीवरी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और सेलर शुड बी रेडी टू गिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिमांड फॉर डिलीवरी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, बायर की ड्यूटी होती है टू आस्क फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, क्योंकि वो डिलीवरी के गुड्स के लिए सेलर को बोले, एंड सेलर शुड बी रेडी टू गेट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और सेलर को भी गुड्स का डिलीवरी देने के लिए रेडी रहना चाहिए। सेलर इज नॉट लायबल इफ बायर हैज नॉट डिमांडेड, सेलर यहां पर लायबल नहीं होगा अगर बायर ने डिमांड नहीं किया तो। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इफ टाइम इज स्पेसिफिक इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है देन उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर डिलीवरी होना चाहिए, और अगर कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है देन डिलीवरी मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम, तब डिलीवरी रीजनेबल टाइम के अंदर में होना चाहिए, ठीक है बच्चों, रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। एक्सेप्शंस क्या बोला है, एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग गुड्स, एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग गुड्स, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी है। एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स को लाने के लिए आप अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जाकर के कोई सामान परचेस करते हो तो क्या ला करके डायरेक्ट वो गुड्स आपको पकड़ा देता है हाथ में ना, अच्छे से पैकेजिंग करके आपको भेजता है, अच्छे से पैकेजिंग करके आपको भेजता है ना, तो एक्सपेंसेस जो भी लग रहा है उसको डिलीवरेबल कंडीशन में लाने के लिए सारा बोर्न बाय द सेलर होता है, नॉट बाय द बायर होता है। एक्सपेंसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स शैल बी बोर्न बाय द बायर, और गुड्स को रिसीव करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो कौन बियर करता है, बायर बियर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी के क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी के क्या इफेक्ट है देखिए। इफ डिलीवरी इज ऑफ द ह्यूज क्वांटिटी, अगर डिलीवरी बहुत ज्यादा क्वांटिटी का है, इट इज डिलीवर्ड इन द पार्ट्स, तब उसको पार्ट्स में डिलीवर किया जाता है। इफ द डिलीवरी इज ऑफ ह्यूज कैपेसिटी देन इट इज डिलीवर्ड इन पार्ट्स, इसको पार्ट्स में डिलीवर किया जाता है। सेक्शन 34 विल अप्लाई, सेक्शन 34 विल अप्लाई इफ पार्ट डिलीवरी इज मेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी, इफ पार्ट डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी। यहां पे सेक्शन 34 कब कब अप्लाई होगा, सेक्शन 34 कब अप्लाई होता है, इफ द पार्ट डिलीवरी इज मेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी, और ट्रीटमेंट एज ए डिलीवरी ऑफ होल और ओनरशिप ऑफ द व्हिच क्वांटिटी इज ट्रांसफर्ड। ध्यान से, इफ part of delivery is made for the progress of whole country. Effect of part delivery treated as a delivery by delivery of whole and ownership of the whole quantity is transferred. If part delivery is made with an intent of separating itself from whole, अगर part delivery किया जाता है not treated as the delivery of the whole, तब उसको whole का delivery नहीं माना जाता, मतलब पूरे quantity का delivery उसको understand नहीं किया जाएगा, समझा नहीं जाएगा। इंस्टॉलमेंट क्या बोलता है, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। बायर अगर चाहता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए तो उसको इंस्टॉलमेंट फोर्सफुली नहीं दिया जाएगा। क्या बोला है, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी देने के लिए बायर बाउंडेड नहीं है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये ध्यान दीजिए, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। शॉर्ट डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड बायर्स कैन। शॉर्टर डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड बायर्स कैन। जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कम क्वांटिटी डिलीवरी करना, इसको शॉर्ट डिलीवरी बोलते हैं। बायर्स कैन कॉन्ट्रैक्टेड डिलीवरी ऑफ द लेसर क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड, बायर कैन रिजेक्ट, बायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट डिलीवरी कर सकता है एंड क्लेम डैमेजेस फॉर रिमेनिंग द गुड्स कर सकता है। एक्सेस डिलीवरी को क्लोज कर सकता है। एक्सेस डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द लार्जर क्वांटिटी बायर्स कैन, बायर कैन क्या कर सकता है। देखो यहां पर पूरा क्वेश्चंस कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस बात को समझो। शॉर्टर डिलीवरी में क्या बोला, डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी देन एक्चुअल। यहां पर क्या बोला, डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, लेसर क्वांटिटी का डिलीवरी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड। डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड, बायर ऐसे समय में जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिलीवरी ऑफ द लेसर क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर कम क्वांटिटी डिलीवर किया जाएगा उसको शॉर्ट डिलीवरी बोलते हैं। जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भाई उतना ही डिलीवरी करो ना, अगर कम कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए अमाउंट से क्वांटिटी से अगर कम डिलीवरी होगा तो उसको शॉर्ट डिलीवरी बोला जाएगा। और शॉर्ट डिलीवरी के पास में समय में बायर के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है, शॉर्ट डिलीवरी के समय बायर के पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर देगा
गुड्स को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। डिलीवरी को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट डिलीवरी एंड क्लेम डैमेजेस फॉर द रिमेनिंग गुड्स। जितना गुड्स उसको मिला है उसका वो डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेगा और रिमेनिंग गुड्स के लिए वो क्या करेगा, एक्सेस डिलीवरी एंड क्लेम डैमेजेस फॉर द रिमेनिंग गुड्स। रिमेनिंग गुड्स के लिए वो डैमेजेस क्लेम करेगा। और एक्सेस डिलीवरी के में क्या होता है, एक्सेस डिलीवरी अगर जितना बायर को चाहिए उससे अगर ज्यादा क्वांटिटी सेलर ने अगर डिलीवर कर दिया, जितना बायर को चाहिए उससे ज्यादा क्वांटिटी अगर सेलर ने डिलीवर कर दिया, तब क्या होगा, एक्सेस डिलीवरी ऑफ चार्ज क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी बायर कैन एक्सेप्ट ऑर्डर क्वांटिटी एंड रिजेक्ट एक्सेस। जितना ऑर्डर्ड क्वांटिटी होगा अगर ज्यादा डिलीवर करेगा तो हमने भाई जितना ऑर्डर किया, मैं बायर हूं, मैंने जितना ऑर्डर किया उतना ही मैं रिसीव करूंगा। एक्स्ट्रा अगर तुम्हारी जो सरप्लस क्वांटिटी होगी उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। बी नंबर ऑप्शन में पूरा का पूरा लौटा दूंगा। मैं जितना मांगा था उतना क्यों नहीं ला करके दिए थे, तुमने एक्सेस क्यों भेजा, मैं नहीं एक्सेप्ट करेगा। पूरा का पूरा रिजेक्ट, होल क्वांटिटी रिजेक्ट कर देगा। और एक्सेप्ट होल गुड्स पूरे गुड्स को एक्सेप्ट करेगा एंड पे फॉर एक्सेस गुड्स एट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। और एक्सेस गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस के बराबर वो क्या करेगा, उसको बेच देगा। ये तीन ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डिलीवरी के केस में क्या करना है, एक्सेस डिलीवरी के केस में क्या करना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिक्स्ड डिलीवरी क्या होता है, मिक्स्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स प्लस गुड्स विद डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस। मिक्स्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स भी होगा प्लस गुड्स विथ डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस। बायर में एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स और रिजेक्ट द होल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। अगर कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स हो और गुड्स डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस का हो तब बायर क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है या पूरे क्वांटिटी को वो रिजेक्ट कर सकता है। यहां पे क्या लिखा है, वेयर इन केस ऑफ शॉर्ट और एक्सेस डिलीवरी बायर रिजेक्ट होल क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज द कैंसिल्ड। बायर रिजेक्ट होल क्वांटिटी, बायर अगर पूरा क्वांटिटी रिजेक्ट कर देगा, यहां पर बायर होल क्वांटिटी रिजेक्ट कर देगा, देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज द कैंसिल्ड। सेलर हैव द राइट टू टेंडर गुड्स अगेन एंड बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी अगेन। डिलीवरी ऑफ कैरियर्स ट्रीटेड एज द डिलीवरी टू बायर्स। डिटीरियोरेशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट शैल बी बोर्न बाय द बायर्स। अगर ट्रांजिट के समय गुड्स में किसी भी तरह का नुकसान होता है, डिटीरियोरेशन होता है, तब ये पूरा का पूरा कौन बियर करेगा, बायर करेगा। डिलीवरी टू कैरेज को डिलीवरी का पेमेंट कौन करेगा, यहाँ पे कैरेज का डिलीवरी का पेमेंट कौन करेगा, ट्रीटेड एज द डिलीवरी टू द बायर। बायर की डिलीवरी ट्रीट किया जाता है और बायर इसके लिए पेमेंट करता है। अब जाओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कैवेट एम्प्टर से हम लोग करेंगे। कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर्स बिवेयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए इसके ऊपर आता है। यहां पर क्या होता है, लेट द बायर बिवेयर्स का मतलब क्या होता है, ड्यूटी ऑफ बायर्स टू चूज सुटेबल गुड्स फॉर हिमसेल्फ। इट इज नॉट द सेलर्स ऑब्लिगेशन। सेलर का ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि सेलर अच्छा गुड्स चूज करके बायर को देगा। ये बायर की ड्यूटी होती है कि बायर जब सेलर के शॉप पे गुड्स को परचेज करने के लिए जाएगा तो वो अपने लिए सुटेबल गुड्स चूज करेगा एज पर his suitability. So thus if buyer makes a bad choice, he cannot blame seller. वह सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज कैवेट एम्प्टर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैवेट एम्प्टर नाम देते हैं। एक्सेप्शंस टू द रूल कैवेट एम्प्टर। इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जहां पर क्या होता है, बायर्स अगर रॉन्ग चॉइस करता है फिर भी यहां पर सेलर के पास क्लेम होता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है। इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, व्हेन बायर इन्फॉर्म सेलर इज रिक्वायरमेंट, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। अगर बायर ने सेलर को पहले से इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे किस टाइप के गुड्स की रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट बता दिया है, वह सेलर के स्किल के ऊपर फेथ करता है कि सेलर हमें गुड चॉइस करके और फिर हमें गुड्स देगा। ये इंप्लाइड कंडीशंस है। देखिए, व्हेन बायर इन्फॉर्म सेलर इज रिक्वायरमेंट एंड रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल, देयर इज इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स सप्लाइड। ये इंप्लाइड कंडीशन है कि इसके बाद जब बायर सेलर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तब इसके बाद सेलर जो गुड्स डिलीवर करेगा या जो गुड्स देगा वह बायर के पर्पस में फिट बैठेगा, ऐसा गुड्स होना चाहिए। अगर ऐसा सेलर नहीं करता है तो यहां पर सेलर्स के ऊपर ये ब्लेम जाएगा, बायर्स के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। यहां पर सेलर्स की रॉन्ग मानी जाएगी। ट्रेड और यूसेज के अकॉर्डिंग, सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, मर्केंडाइज क्वांटिटी, सेलर मेक फ्रॉड और कॉन्सील अ डिफेक्ट इन द गुड्स।
इन सच केस डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर विल नॉट एप्लीकेबल। इन सारे केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, मतलब यहां पर बायर को बिवेयर रहने की जरूरत नहीं है, यहां पर सेलर्स की ड्यूटी बनती है कि सेलर अच्छा गुड्स बायर को प्रोवाइड करेगा। सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, बायर के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। इफ द बायर कैन डिस्कवर डिफेक्ट बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, अगर बायर डिफेक्ट डिस्कवर करता है, if the buyer can discover defect by ordinary examination then doctrine of caveat emptor will be applicable। और अगर कहीं ऐसा सिचुएशन है जहां पर बायर्स, कोई भी बायर्स जब गुड्स को परचेज करता है तो उस गुड्स को वह क्या करता है, चेक करता है, उसको इसके बारे में इंक्वायर करता है, चेक करता है, वह अपने ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से गुड्स के बारे में डिफेक्ट को वह एग्जामिन कर सकता था, डिस्कवर कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, देन डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर विल बी एप्लीकेबल, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई हो जाएगा। मतलब बायर यहां पर बिवेयर नहीं था तो बायर की गलती समझी जाएगी। ऑक्शन सेल में आ जाइए बच्चों। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल को कंप्लीट होना कब समझा जाता है? सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर इन और इन अदर कस्टमरी मैनर्स। अदर कस्टमरी मैनर्स कुछ भी हो सकता है, गन से फायर करना भी हो सकता है, अदर मैनर कुछ भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू सेल गुड्स बाय ऑक्शन, सेल गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इसको समझा जाता है। एडवर्टाइज किया गया कि ऑक्शन करके गुड्स को बेचा जाएगा, ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। राइट टू रिफ्यूज बिड, ऑक्शनर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इवन हाईएस्ट बिड बिकॉज बिड इज ओनली एन ऑफर विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन एन अनलॉफुल एक्ट, इज एन अनलॉफुल एक्ट, मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड अनलॉफुल एक्ट, इसको समझा जाता है। राइट टू विथड्रॉ बिड, बिडर हैज द पावर टू विथड्रॉ बिड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सेल, वह बिडर के पास ये भी अधिकार है, ये भी राइट है कि वह क्या कर सकता है, बिड को विथड्रॉ कर देगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सेल। सिंस ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, ऑफर को एक्सेप्टेंस के पहले रिवोक किया जा सकता है, इस बेसिस पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग पढ़ रखे हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजर्व प्राइस, सेल कैन बी सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस बिलो विच द ऑक्शनर विल नॉट सेल द गुड्स। एक रिजर्व प्राइस होता है, बेस प्राइस, आप लोग आईपीएल क्रिकेट में देखते हो, आईपीएल के जो क्रिकेटर्स प्लेयर्स होते हैं उनका एक बेस प्राइस होता है, दैट इज द रिजर्व प्राइस होता है। सेल इन लॉट, इच लॉट इज डीम्ड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हर लॉट को अलग सब्जेक्ट मैटर समझा जाता है जब सेल इन लॉट होता है तब। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको जब ये सेल किए जाएंगे तो आप इसको जरूर से पढ़ना, इसमें ज्यादा कुछ मेरे समझाने का नहीं है। आप यहां पे चले आओ बच्चों। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर जब होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड और चेक बाउंस्ड, पूरा प्राइस उसको नहीं पे किया गया, चेक बाउंस कर जाता है, तब इसको अनपेड सेलर बोलते हैं। इफ बायर हैज टेंडर्ड प्राइस एंड सेलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, सेलर लॉसेस ऑल द राइट ऑफ द अनपेड सेलर। इफ बायर ने प्राइस देने का कोशिश किया, सेलर ने रिफ्यूज कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से, देन सेलर लॉसेस ऑल राइट ऑफ द अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का जो भी अधिकार होता है वह सेलर लॉस्ट कर देता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है बच्चों? राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है? राइट अगेंस्ट गुड्स, अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का क्या राइट होता है? राइट अगेंस्ट गुड्स उसका क्या राइट होता है? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट्स भी लिखने आता है। राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ द गुड्स अंटिल पेमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, गुड्स का पोसेशन को वह क्या कर देगा, अपने पास रख लेगा, रिगेन कर लेगा इन सारे सिचुएशंस में। व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जहां पर गुड्स क्रेडिट में बेचा गया है, वेयर द गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट,